गुड मॉर्निंग छात्रों, एक बार फिर से आपका ब्रज टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, आपको पता है कि हमने कौन सा चैप्टर एक प्रकाश भौतिक विज्ञान से उसको स्टार्ट किया था पिछले दिनों, जिसके अंतर्गत हम कुछ अध्ययन बिंदुओं के बारे में पढ़ चुके हैं। देखिए, कुछ बिंदुओं के बारे में हमने अध्ययन किया था, यानी कि इस अध्याय को हमने पहले 5 पार्टों में डिवाइडेड किया। 5 पार्टों में पहला जो बिंदु था हमारा वो था प्रकाश का परावर्तन। जिसके बारे में हमने इस परावर्तन की घटना की हमने डेफिनेशन परिभाषा पढ़ी। परिभाषा के बाद में इससे संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्दार्थ जिनकी परिभाषाएं हमने पढ़ी थी। उसके पश्चात इसके प्रकार और इसके नियम, ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु जो किससे संबंधित, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित। एक बार पुनः मैं उसको दोहरा देता हूँ अति शीघ्रता से। परिभाषा, प्रकाश के परावर्तन की सीधी सी परिभाषा है कि कोई भी जब किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ से टकराने के पश्चात वह प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए या परावर्तित हो जाए। परावर्तित होने की उसी घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ है आपके आपतित किरण, ये आपका आपतन बिंदु, इसे पूछा गया ये अभिलंब, और ये परावर्तित किरण और अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बना कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण, परावर्तन कोण। और ये आपका जो पृष्ठ है जो कैसा है, अपारदर्शी है, उस पृष्ठ को बोला जाता है परावर्तक पृष्ठ। ठीक है। इसके बाद में उसके प्रकार के बारे में पढ़ा था। प्रकार हमने परावर्तक पृष्ठ के आधार पर प्रकार जो थे इसके 2 थे। वो एक था नियमित परावर्तन और एक था आपका विस्तृत परावर्तन। नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन। नियमित परावर्तन एक ऐसी परावर्तन की एक ऐसी घटना जिसके अंतर्गत परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतलीय। कैसा हो, समतलीय। परावर्तक पृष्ठ समतलीय हो, उस पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात एक निश्चित दिशा में क्या होती है, लौट जाती है या परावर्तित हो जाती है। प्रकाश किरणों की इसी घटना को ही क्या बोला जाता है, नियमित परावर्तन। और विस्तृत परावर्तन की बात करें तो इसके अंतर्गत हमने कैसा पृष्ठ, असमतल यानी कि खुरदरा, जिस पर वही किसी प्रकाश स्रोत से हमने प्रकाश की किरणें डालने के पश्चात वो प्रकाश की किरणें टकराने के पश्चात वो अलग अलग दिशाओं में या अनिश्चित दिशाओं में क्या हो गई, विस्तृत हो गई या फैल गई। ऐसी परावर्तन की घटना कहलाती है, क्या कहलाती है, विस्तृत परावर्तन। ठीक है। उसके बाद हमने नियमों की बात की थी, तो नियम थे इसके परावर्तन की घटना के 2। कितने नियम थे, 2। एक बिल्कुल साधारण था जिसमें ये आपका आपतित किरण, आपतित बिंदु और परावर्तित किरण तीनों ही कैसे एक ही तल में स्थित होते हैं। नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2, कोण I का मान कोण R के बराबर होता है। मैंने जो कुछ कराया था उसका दोबारा से एक रिवीजन मैंने कर दिया है। इस तरीके से आप जैसे आगे कुछ पढ़ना चाहते हो तो उसको आगे पढ़ने के लिए पहले पिछला थोड़ा सा एक नज़र में कितना सा टाइम लगा, थोड़े से टाइम में हमने उस चीज़ को, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक, आपका इसी प्रकाश पाठ से आपका है कौन सा, दर्पण। क्या है भाई, दर्पण। ध्यान से देखिए, दर्पण जो कि प्रकाश के परावर्तन, मैंने बताया था कि आपको पहले रिलेटिव संबंधित जो है वो प्रकाश के परावर्तन की घटना से संबंधित जो है वो कौन है, दर्पण। अच्छा, दर्पण एक सामान्य वस्तु है। अच्छा, वस्तु कैसी है, एक सामान्यतः कांच होता है और कांच जैसे कि ये है और इसके पिछले पृष्ठ को क्या कर दिया गया हो हमारे द्वारा,
पॉलिश किया गया हो, इसके पिछले पृष्ठ को क्या किया गया हो, पॉलिश, तो वही सामान्यतः कांच हमारा क्या कहलाता है, दर्पण। वही सामान्यतः कांच हमारा क्या कहलाता है, दर्पण। तो बिल्कुल साधारण सी परिभाषा है दर्पण की। सामान्यतः कांच जिसका पिछला पृष्ठ हमने क्या किया गया है, पॉलिश किया गया है। अच्छा, पॉलिश करने के पश्चात इसका मतलब पॉलिश हमने किया है तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, अपारदर्शी। इसका मतलब अब इसके आर पार नहीं देखा जा सकता, जबकि कांच हमारा सामान्यतः है जिसके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं यदि हमने क्या नहीं किया है, पॉलिश या कोई अवरोधक का पदार्थ हमने लेपित नहीं किया है। तो यहाँ पर वही लेपित पदार्थ किसको बनाता है, दर्पण। अच्छा सुनिए, दर्पण की परिभाषा आपके समझ में बिल्कुल साधारण सी। सामान्यतः कांच एक सामान्य कांच जिसका पिछला पृष्ठ हमने क्या किया गया है, पॉलिश किया गया। अच्छा, मैं कहीं पर आपके लिए ये चीज़ें लगाता हूँ तो इसका मतलब आप समझ जाओगे इसका कौन सा पृष्ठ है, ये पिछला पृष्ठ। जिस पृष्ठ पर ये बिंदु लगते हैं तो इसका ये बिंदु इंडिकेट करते हैं किसको, पॉलिश को, कि ये क्या किया गया है, पॉलिश किया गया है। अब कोई वस्तु अगर हम सामने रखेंगे तो ही इस वस्तु का प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है, ठीक है। अगर इसके यहाँ कोई वस्तु होगी तो कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है जिधर की ओर तो उसके ठीक सामने। ये हमारे दर्पण हो गए। अब बात करते हैं हम दर्पणों के प्रकार। दर्पण सामान्यतः आकारिक आधार पर, किस आधार पर, आकारिक आधार पर सामान्यतः दो प्रकार के, कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। अच्छा, ये किसके आधार पर, उसी पृष्ठ जो है हमारा वो जो परावर्तक पृष्ठ के रूप में, उसी परावर्तक पृष्ठ के आकार के आधार पर, जो बेस जो हमने लिया है वो ये बेस के आधार पर। तो दर्पण सामान्यतः कितने प्रकार के, दो प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अच्छा देखिए सुनिए, समतल दर्पण की बात करें हम, इसकी अब डेफिनेशन की हम बात करते हैं, यानी कि परिभाषा जो है बिल्कुल साधारण सी है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल, परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल हो, तो वो हमारा कौन सा दर्पण कहलाता है, समतल दर्पण। तो ये हमारा कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। बिल्कुल साधारण सी बात है, जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल, यानी कि बिल्कुल एक सीधी। तो समतल अगर परावर्तक पृष्ठ है तो वो हमारा दर्पण क्या कहलाता है, समतल दर्पण। अच्छा, बात करें गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण की बात करें तो ये भी इसकी साधारण सी परिभाषा है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय, परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय। ठीक है। अब अच्छा देखिए सुनिए, अब गोलीय ठोस में तो एक ही सतह होती है, लेकिन यदि कोई गोलीय खोखला है, कोई जैसे अपन बात करें एक बॉल की बात करते हैं तो बॉल खोखली बॉल, तो एक, अब इसके पृष्ठ कितने हो गए, दो, आंतरिक और बाह्य, आंतरिक और बाह्य। एक तो ये अंदर वाला पृष्ठ और एक ये बाहर वाला पृष्ठ। अच्छा, आंतरिक और बाह्य, तो दोनों उन पृष्ठों के आधार पर, इसकी परिभाषा तो बिल्कुल साधारण है गोलीय की। तो गोलीय की अपन बोल सकते हैं सीधी सी कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय हो, तो वो कहलाता है गोलीय दर्पण। अब उसी आंतरिक और बाह्य पृष्ठ के आधार पर इसे पुनः कितने भागों में, दो भागों, पुनः कितने भागों में विभाजित किया गया है, दो भागों पर, यानी कि एक तो आंतरिक पृष्ठ वाला, एक बाह्य पृष्ठ। अच्छा सुनिए, देखिए दो भाग कौन कौन से हैं इसके। पहला तो है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अच्छा सुनिए, इसके बारे में हम अच्छे तरीके से बात करेंगे, टॉपिक पर आएंगे जब अपन बात करते हैं इसकी समतल की। एक एक टॉपिक उठा करके चलते हैं। समतल दर्पण की हम बात करते हैं तो समतल दर्पण, समतल दर्पण यानी कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतलीय हो, परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतलीय। अच्छा देखिए सुनिए,
यहाँ पर ये परिभाषा हो गई। परिभाषा के बाद में इस दर्पण पर बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, ये हमारा मोस्टली टॉपिक है, प्रश्नानुसार पूछा भी जाता है कि समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब। अच्छा, अब यहाँ पर एक शब्द निकल करके आया है, प्रतिबिंब। अच्छा सुनिए, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, दो शब्द होते हैं आपके, बिंब और प्रतिबिंब। अच्छा, इनको आप इस तरीके से समझ जाएं कि किसी भी दर्पण के सामने यदि कोई जो वस्तु उपस्थित है, दर्पण के सामने कोई वस्तु उपस्थित है, उस वस्तु को तो बोला जाता है बिंब। उस वस्तु को क्या बोला जाता है? बिंब। और उस दर्पण पर, यानी कि उस बिंब की प्रकाश की किरणें टकराने के पश्चात उस दर्पण पर बनने वाली जिसको अपन एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, छाया भी कह सकते हैं, तो बनने वाला जो आकृति है उसको बोला जाता है प्रतिबिंब। इसका मतलब है कि परावर्तन की घटना से पूर्व स्थित वस्तु, परावर्तन की घटना से पूर्व स्थित वस्तु बिंब, और परावर्तन की घटना के पश्चात स्थित वस्तु वो कहलाता है प्रतिबिंब। छात्रों समझ में आया होगा? बिंब तो किसे कहते हैं? जैसे कि ये आपका दर्पण है, इस दर्पण के सामने आप खड़े हो, मैं भी बात करूं, बिल्कुल साधारण सी बात है, जिसमें अपन रोज अपना चेहरा देख करके बालों को सूखते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। अपने घर पर जो सामान एक दर्पण जो है बिल्कुल समतल, तो उस दर्पण की हम बात करें तो उसके सामने आप जो खड़े हो प्रत्यक्ष, आप तो क्या हो? बिंब। आप तो क्या हो? बिंब। और उस दर्पण पर जो बन रही है हमारी, जिसको अपन छाया है, वो विज्ञान की भाषा में उसको बोला जाता है प्रतिबिंब। क्या बोला जाता है? प्रतिबिंब। आपको समझ में आ गया होगा बिंब क्या होता है और प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्रतिबिंब तो क्या है? उस परावर्तन की घटना के पश्चात बनने वाली, और ये परावर्तन की घटना से पहले जो है वस्तु, उस वस्तु को बोला जाता है बिंब। यानी कहने का मतलब है ये तो स्थायी और यह कैसी होती है? अस्थायी, जिसके दो रूप, वास्तविक और आभासी, यानी कि अपन उसको काल्पनिक भी कह सकते हैं बनने वाले प्रतिबिंब को। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि बिंब और प्रतिबिंब क्या है। तो बिंब और प्रतिबिंब के बारे में आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अच्छा, शब्द यहाँ निकल करके आता है आभासी और वास्तविक। आभासी का मतलब काल्पनिक, कोई वस्तु हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रही, दिखाई तो दे रही, लेकिन उसका हम प्रत्यक्ष नापन नहीं कर सकते कि ये कहाँ पर है कहाँ नहीं है, तो वो हमारी स्थिति, यानी उसको अपन बोलेंगे आभासी या काल्पनिक, जिसको हम हमारी कल्पना के अनुसार बिंदु उसका इंगित करते हैं। वास्तविक जो, यानी कि जैसे कि टॉर्च होती है हमारी, टॉर्च पर प्रकाश की किरण, टॉर्च में एक बल्ब होता है, बल्ब लगा होता है, उसके चारों ओर एक कटोरी आपने देखी होगी, कटोरी जो पॉलिश की हुई होती है, तो उस बल्ब से प्रकाश की किरणें निकलती है और प्रकाश की किरणें उस कटोरी से टकराती है। टकराने के पश्चात वो सामने किसी एक निश्चित स्थान पर एकत्रित होकर हमें प्रकाश, उजाला हमें दिखाई देता है। तो वो जो बिंदु है जहाँ पर एकत्रित जो फोकस जो हमें दिखाई दिया है टॉर्च का, वो फोकस ही, इसका मतलब वो हमें प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो रहा है, तो वो हमारा, इसका मतलब वहाँ बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक। वो हमारा प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। तो बिंब, प्रतिबिंब, आभासी और वास्तविक, इन शब्दों का हम यहाँ पर अब आगे प्रयोग करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इन शब्दों का मतलब क्या है। ये देखो फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, और ये पार्ट एक ऐसा है जिसमें आपने अगर एक टॉपिक बीच में मिस कर दिया तो आगे आने वाले टॉपिक को समझने में आपको कठिनाई होगी। साधारण सी बात है। इसमें एक से दूसरा रिलेटिव है, एक से दूसरा जुड़ा हुआ है, रिलेटिव है। तो रिलेटिव बिंदुओं को कभी, इसलिए मैं कहता हूँ इस पार्ट में कहीं भी आपको किसी भी प्रकार से कोई भी बिंदु नहीं छोड़ना है। ठीक है, आइए इधर। अच्छा, हम बात कर रहे थे समतल दर्पण। हाँ भाई, समतल दर्पण परिभाषा बिल्कुल साधारण है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ
परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल। कैसा हो भाई, समतल। सीधी सी बात है, समतल ही हो तो वो हमारा क्या कैसा दर्पण कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। अच्छा, इसके लिए वो यहाँ पर वही टॉपिक कि इस दर्पण पर बने प्रतिबिंब कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब की विशेषताएं। बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। अच्छा सुनिए, देखिए भाई, सबसे पहले नंबर 1 को एबिलिटीज के बारे में बात करें कि इस दर्पण पर बने प्रतिबिंब सदैव, इस दर्पण पर बने प्रतिबिंब सदैव आभासी यानी कि काल्पनिक एवं दर्पण के पीछे। अब दर्पण के पीछे कैसे कहेंगे कि जैसे कि ये दर्पण है, मैंने आपको क्लियर बताया था कि जिन शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूँ उन शब्दों को आप समझोगे। जैसे कि यहाँ पर ये दर्पण है हमारा समतल दर्पण, इसके जस्ट सामने पहली चीज बताइए कि इस दर्पण पर बने प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं दर्पण के पीछे प्राप्त होते हैं। अच्छा सुनिए भाई, आभासी और दर्पण के पीछे, इसका मतलब कैसे समझोगे कि आप जानते हो जैसे कि हम किसी भी मिरर से, हम दर्पण से अपना जो प्रतिबिंब हम घर पे रखे होते हैं, बिल्कुल समतल दर्पण ही है, पिछला पृष्ठ हमने क्या किया गया, पॉलिश किया हुआ है, तो उसके सामने हम खड़े हैं। मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर मैं हो गया बिंब, जैसे आप किसी दर्पण के सामने खड़े हो तो आप तो हो गए बिंब, आप दर्पण के सामने खड़े हो तो दर्पण पर आपकी क्या बन रही है, प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन प्रतिबिंब बन रहा है अगर सामने वाली वस्तु से मेरी जो प्रकाश की किरण है, आपतित प्रकाश की किरण है, वो प्रकाश किरणें टकरा करके और किसी अन्य दीवार पर यानी कि उस दर्पण से किसी अन्य दीवार पर मेरा फोकस बने यानी कि मेरा प्रतिबिंब बने, वो प्रतिबिंब तो कहलाता है हमारा कौन सा, वास्तविक, यानी कि अलग से हमें उस वस्तु से टकरा करके किसी अन्य स्थान पर हमें प्राप्त हुआ है, प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है। यहाँ पर हम जैसे ही हम उसके सामने खड़े होते हैं तो दर्पण पर ही हमारा प्रतिबिंब हमें दिखाई दे रहा है, दर्पण पर प्रतिबिंब हमें महसूस ऐसा हो रहा है कि दर्पण पर बन रहा है, लेकिन दर्पण पर नहीं है, वो दर्पण के पीछे बन रहा है। उसको अपन कैसे महसूस कर सकते हैं कि अपन थोड़ा सा आगे पीछे चल के देख सकते हैं, जितना हम आगे जाएंगे तो बनने वाला प्रतिबिंब उतना ही कहाँ आएगा, आगे की ओर चलता हुआ हमें, यानी कि अब उसकी हमें अनुभूति कैसे होगी कि हम आगे जाएंगे तो हमारा आकार, उस दर्पण में हमारा आकार क्या होता है, बढ़ता हुआ जाता है, हम जो जो पीछे जाते हैं तो हमारा आकार घटता जाता है। तो वो सब, तो ये नहीं कि ये प्रतिबिंब कहाँ है, दर्पण के पीछे, ये प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ है, दर्पण के पीछे, और पीछे वाली वस्तुओं, दर्पण की जो पीछे वस्तु है उसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि सबसे पहली बात तो बने प्रतिबिंब की विशेषताओं में सबसे पहली बात है कि प्रतिबिंब कैसे होते हैं, सदैव आभासी और दर्पण के पीछे प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं, पीछे प्राप्त होते हैं। नंबर 2, दूसरी जो एबिलिटी है इसकी बने प्रतिबिंब की कि प्रतिबिंब का आकार, समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो बिंब के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। बिंब के आकार के क्या होता है, वो बराबर कि आकार सदैव बने प्रतिबिंब का आकार सदैव बिंब के आकार के बराबर होता है। अच्छा सुनिए, यानी कि दोनों का आकार, इसको अपन कैसे भाई आकार, इसको भी अपन और मतलब एक्सपेरिमेंट प्रयोग करके हमको देख सकते हैं कि समतल दर्पण के सामने जैसे कि हम किसी एक निश्चित बिंदु पर खड़े हुए हैं तो उस स्थिति से हम आगे पीछे तुलना करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, यानी आकार में छोटा है कि बड़ा है। तो आकार के हम जैसे एक निश्चित बिंदु पर दर्पण के सामने हम खड़े हुए हैं, तो दर्पण के सामने हम निश्चित बिंदु पर खड़े हुए तो जितना हम उसके एक निश्चित बिंदु से हम यहाँ पर हमारा आकार उसमें जैसे 3 सेंटीमीटर का है या 3 मीटर का, जितने का भी जो है कल्पना कर रहे हैं हम किसी भी
जैसे 3 या 5 सेंटीमीटर इतने का है। हम जैसे ही कुछ आगे गए तो थोड़ा सा हम आगे आए तो हमने देखा कि हमारा जितना आकार बढ़ा, भाई आगे आए तो आकार बढ़े तो उतना ही हम पीछे की ओर, यानी कि उसमें भी दर्पण में भी वो आकार क्या होता है, आगे की ओर आता है। इसका मतलब दर्पण में भी उसका आकार बढ़ता है। यानी कि आकार किस पे डिपेंड करता है, बिंब पर। जितना बिंब का आकार होगा उतना ही किसका आकार होगा, प्रतिबिंब का। क्योंकि विशेषताएं हम किसकी पढ़ रहे हैं, प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब के बारे में। तो प्रतिबिंब का जो आकार है वो सदैव किसके, बिंब के आकार के बराबर होता है। तीसरी एबिलिटीज कि प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी सदैव किसके, बिंब दूरी के बराबर होती है। अच्छा, बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी दो शब्द यहाँ पर आए। बिंब दूरी तो कहते हैं कि दर्पण से और जो वस्तु जो सामने जो है, बिंब की दूरी, दर्पण से बिंब की दूरी, उसको कहते हैं बिंब दूरी। यानी कि दर्पण से मैं अगर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा हूँ तो ये 5 सेंटीमीटर क्या है, बिंब दूरी। क्या है ये, बिंब दूरी। अब बात करते हैं प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी यहाँ पर कल्पना स्वरूप है, यानी कि आभासी है। इसका मतलब हमने ये चीज़, अब ये कैसे महसूस करेंगे हम साहब कि बिंब की दूरी के ही बराबर होती है प्रतिबिंब की दूरी। इसको भी अपन चल करके महसूस कर सकते हैं कि मैं एक दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा हुआ था, 5 सेंटीमीटर दूरी पर मैं खड़ा हूँ तो मुझे मेरा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। मैं 5 से बढ़ करके मैं पहुँच गया 10 पीछे की ओर, और किसका, पीछे की ओर मैंने दूरी बढ़ाई दर्पण से, तो आप अनुभव कर सकते हो कि दर्पण में भी वो बिंब आपको पीछे की ओर है, और पीछे की ओर यानी कि दूर हटता हुआ प्रतीत होता है। मतलब मैंने अगर 5 से 10 की दूरी की है तो साधारण सी बात है कि वहाँ पर भी 5 से 10 की दूरी हो रही है। तो इससे अपन कह सकते हैं कि सदैव बिंब दूरी के बराबर कौन सी दूरी, प्रतिबिंब दूरी। ये बने प्रतिबिंब की विशेषताएं किस पर, समतल दर्पण पर। तो 3 विशेषताएं हो गई आपकी, ठीक है। नंबर 4, चौथी विशेषता क्या है कि जो समतल दर्पण है उस पर बना प्रतिबिंब जो होता है वो एक घटना को प्रदर्शित करता है, और वो घटना होती है कि बना प्रतिबिंब पार्श्व उत्क्रमण की घटना को प्रदर्शित करता है। सुनिए भाई, देखो यहाँ पर एक नया शब्द, जहाँ कोई शब्द हमें देखो घटना प्रदर्शित करता है, इनके बारे में हमें खूब अच्छे तरीके से पता है। नया शब्द आता है, मैं उस नए शब्द के बारे में तुम्हें तुरंत आपको बता रहे हैं भाई। पार्श्व उत्क्रमण, पार्श्व उत्क्रमण एक ऐसी घटना है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु यानी कि बिंब का यदि दायां भाग, जैसे मैं दर्पण के सामने खड़ा हूँ तो मैं बिंब हो गया, तो बिंब का दायां भाग प्रतिबिंब के कौन से रूप में दिखाई दे, बाएं भाग के रूप में दिखाई दे। कौन से रूप में दिखाई दे, बाएं भाग के रूप में दिखाई दे। अब आपको महसूस हो साहब हम तो यूं ही खड़े हैं, इधर हम यहाँ हाथ उठा रहे हैं तो वह दर्पण में भी यही हाथ उठ रहा है, ऐसा ही सोचते हैं अपन। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अपन दर्पण के सामने ऐसे खड़े हैं, अपन ऐसे हाथ उठाया तो हमने तो ये कौन सा है, दायां हाथ। लेकिन दर्पण पर हमारी स्थिति बदल गई, दर्पण पर हम ऐसे थोड़ी आ रहे हैं, दर्पण पर हम कैसे आ रहे हैं, इस प्रकार आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से तो इधर की ओर बिंब के रूप में ये दायां हाथ था, तो ये प्रतिबिंब में कौन सा हाथ बन गया, बायां। प्रतिबिंब में ये कौन सा बन गया, बायां हाथ। तो आप अच्छे तरीके से ये आप प्रत्यक्ष इन जो विशेषताएं, तो इस प्रकार की घटना जिसमें बिंब का दायां भाग प्रतिबिंब के बाएं भाग के रूप में और बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब के दाएं भाग के रूप में दिखाई दे, वो घटना कहलाती है पार्श्व उत्क्रमण। पार्श्व उत्क्रमण की घटना कहलाती है। समझ में आ गया होगा आप ध्यान से। पार्श्व उत्क्रमण की घटना एक ऐसी घटना जिसके अंतर्गत किसी भी दर्पण पर बिंब का दायां भाग प्रतिबिंब के बाएं भाग के रूप में, बिंब का दायां भाग तो प्रतिबिंब के बाएं भाग के रूप में, और बिंब का कौन सा भाग, दायां भाग, बायां भाग
प्रतिबिंब के दाएं भाग के रूप में दिखाई दे, तो वो हमारी कौन सी घटना कहलाती है? पार्श्व घटना। इसको अपन इस तरीके से भी समझ सकते हैं, साधारण सा एक चित्र बनाकर। ये हमारा कौन सा दर्पण हो गया? समतल दर्पण, जिसका ये जैसे अपन मान लेते हैं दायां भाग, ये तो मान लेते हैं बायां, और ये मान लेते हैं दायां। इसमें जैसे कि अपन ने माना बायां और, अच्छा देखिए सभी ध्यान से, दो में पार्टों में, एक भाग बायां और ये भाग दायां। अब जैसे हमने एक बिंब के रूप में हमने एक अक्षर लिया, और अक्षर हमने ले लिया कैपिटल आर, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर का ये भाग बायां और ये भाग दायां। अब ये हमें किस प्रकार दिखाई देता है? आप ध्यान से कि ये हमें उस दर्पण में, आप इसको प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हो, इस प्रकार दिखाई देता है, इस प्रकार दिखाई देता है। इसका मतलब ये जो इसका ये जो दायां भाग था, यहाँ पे तो अपन कहेंगे तो वही, ये तो कौन सा हो? बायां, और ये कौन सा हो गया? दायां। तो अब देखिए सुनिए, इसका जो दायां भाग है वो तो यहाँ पर दर्पण में किसके रूप में दिखाई दे रहा है? बायां भाग के रूप में, बाएं भाग के रूप में। और इसका जो बायां भाग है वो इसके कौन से? दाएं भाग के रूप में। तो इस नोट्सों में आपके ये बना हुआ है, जिससे आप इसको पार्श्व उत्क्रमण को, तो ये घटना कौन सी है? चित्र पार्श्व उत्क्रमण, पार्श्व उत्क्रमण की घटना के अंतर्गत, यानी कि वही बिंब का दायां भाग बाएं भाग के रूप में, समझ में आ गया होगा? ठीक है, इधर ध्यान से। तो ये इस घटना को कौन समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब प्रदर्शित करते हैं। समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब कौन क्या करते हैं? इसको प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत एक नंबर का प्रश्न यहाँ से ये आ सकता है, पार्श्व उत्क्रमण क्या है? पार्श्व उत्क्रमण क्या है? तो उसका आप सीधा साधारण भाषा में आप जवाब दे सकते हो। या फिर आपका एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की कोई दो विशेषताएं या कोई चार विशेषताएं। अच्छा, ये अंकों पर डिपेंड करता है कि अगर दो विशेषताएं, एक नंबर का, 2 अंक का, उस आधार पे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये विशेषताएं आपको याद करनी है, ये आपको सीधे ही ध्यान रखनी है। अच्छा, इनको मैंने समझा आपको दिया है भाई क्यों और कैसे, कि बना प्रतिबिंब आभासी और दर्पण के पीछे प्राप्त होते हैं। बना प्रतिबिंब का आकार है जो बिंब के आकार के बराबर होता है। बने प्रतिबिंब की दूरी बिंब दूरी के बराबर होती है। और प्रतिबिंब जो होता है वो पार्श्व उत्क्रमण की घटना को प्रदर्शित करता है। समतल दर्पण के बारे में इतनी ही चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। ये हमारे समतल दर्पण की परिभाषा और समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ तक कोई समस्या अगर हो तो वो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, बार बार कहने से कुछ नहीं है, कि कभी भी किसी भी पॉइंट पर कोई भी अक्षर पर आपको समस्या लगती है उसको इंडिकेट आप तीर का चिन्ह लगा करके रख सकते हो। जब भी हम आपके संपर्क में आते हैं तो आप हमसे उनके बारे में जानकारी ले सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, दर्पण का दूसरा प्रकार गोलीय। अब बात करेंगे अपन इसके बारे में पूरी अच्छी तरीके से। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट जो भूमिका है वो किसकी है? परावर्तक पृष्ठ की। और आपको पता है परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ वो होता है जिस पर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर किस घटना को प्रदर्शित करती हैं? प्रकाश के परावर्तन को। किसको प्रदर्शित करती हैं? प्रकाश के परावर्तन को। तो परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? गोलीय। कैसा हो भाई? गोलीय। अच्छा, गोलीय का मतलब सीधा सा है, ये जैसे गोला हमने बनाया हुआ है। अच्छा सुनिए, अब अगर हम बात करें
खोखले गोले की यहाँ पर बात करें तो खोखले गोले के लिए एक तो अंदर का पृष्ठ होता है और एक बाह्य पृष्ठ होता है, एक अंदर का पृष्ठ और एक बाह्य पृष्ठ। तो दो आंतरिक और बाह्य पृष्ठों के आधार पर अगर मैं इस केंद्र को क्या कर दूं, मैंने बीच में से क्या कर दिया, इसको काट दिया, ठीक है। काटने के पश्चात हम देखते हैं कि एक तो ये अंदर का पृष्ठ दिखाई देगा और एक इसका बाह्य पृष्ठ है। अब उसी आधार पर इस गोलीय दर्पण को उन्हें कितने भागों में, 2 भागों में। पहला है आपका अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। अच्छा सुनिए भाई, यहीं से मैं आपको प्रदर्शित कर देता हूं। यदि किसी गोलीय का आंतरिक 2 पृष्ठ हो गए, ऐसा दर्पण जिसका आंतरिक पृष्ठ तो किस रूप में कार्य करें, परावर्तक पृष्ठ के रूप में, और बाह्य पृष्ठ पर क्या किया गया हो, पॉलिश। और ये अंदर वाला पृष्ठ है जो किसके रूप में कार्य कर रहा है, परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य कर रहा है। तो ऐसा दर्पण क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, अवतल दर्पण। बाह्य पृष्ठ पर तो क्या किया गया है, पॉलिश, और आंतरिक जो पृष्ठ है, मैं यहां पर ये जो पृष्ठ है ये किसके रूप में अपन लिख सकते हैं, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ के रूप में। तो आंतरिक परिभाषा बिल्कुल साधारण सी है, आंतरिक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ के रूप में, बाह्य पृष्ठ पर क्या किया गया है, पॉलिश। तो ऐसा दर्पण कहलाता है हमारा कौन सा, अवतल दर्पण। ये गोलीय है और गोला का ये जो भाग है, जैसे इसकी बात करें हम, इतना भाग होने लगे, इसको कहते हैं वक्रित भाग। तो इसको अपन बोलेंगे वक्रित पृष्ठ। किसी गोलीय दर्पण का वक्रित पृष्ठ जिसका आंतरिक भाग परावर्तक पृष्ठ के रूप में, बाह्य पृष्ठ पर क्या गया हो, पॉलिश, वो तो कहलाता है हमारा अवतल दर्पण। क्या कहलाता है भाई, अवतल दर्पण। बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण के लिए सीधी सी बात, जिसका ये हम कोई वक्रित पृष्ठ ले रहे हैं